अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतखाबात को लेकर मुज़ाकरात का आखिरी राउंड है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। आज लाहौर की रैली में इमरान खान ने एक ही वक्त में इंतखाबात के लिए शर्त आयद कर दी और क्या की वो आपको दिखाते हैं। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलतफहमी में ना रहें। तो नाजरीन, आपको शायद मालूम भी हो कि हुकूमत की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि सितंबर के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो नेशनल असम्बली के और सूबों के इकट्ठे कर लें, मगर खान साहब ने जो ये तजवीज़ है उसको रद्द किया और वो कह रहे हैं कि जो 14 मई की डेडलाइन है हम उसके ऊपर डटे हुए हैं। अगर आपने इलेक्शंस करने तो 14 मई को करें, नहीं तो आप उसे पहले भी करें। और दूसरी तरफ नून लीग की जो क़यादत है उसने इमरान खान की शर्त को ना मानने का इंदिया दे दिया है। क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता। तो नाज़रीन, जिस तरह के एहसन इकबाल साहब हैंडलर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी इशारा इसी तरफ कर रहे हैं और वो अदालत की तरफ जो जिसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा भी जुडिशल, वो कहती है ना, जुडिशल एक नेक्सस बन गया है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट बन गई है, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चूँकि जो चीफ़ जस्टिस का टेन्योर है वो ख़त्म होता है 17 सितंबर को और फिर जो नेक्स्ट सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो कमान संभालेंगे। तो शायद इसी वजह से वो हैंडलर्स की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुज़ाकरात का जो ये आखिरी राउंड कल होना है वो कितना कामयाब होना है, इसके क्या इम्कानात है। हमने दावत दी है MQM पाकिस्तान की किश्वर ज़हरा साहिबा को, जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती टीम का एक अहम हिस्सा है। और हमारे साथ होंगे जमशेद चीमा साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इस वक्त लाहौर के अंदर हैं और इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनके साथ साथ ही होते हैं। नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, जो सेनेट की कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चेयरपर्सन है और आप भी लाहौर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर आप दोनों जो जेंटलमैन हैं, आप दोनों की अगर इजाज़त हो तो मुशर्रत जमशेद ये किश्वर ज़हरा साहिबा से पूछते हैं कि किश्वर ज़हरा साहिबा, कल अब आपका जो अगला मुज़ाकराती अमल है वो कल होगा। मुझे ये बताइए आपके अपनी क्या असेसमेंट है, क्या कल कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और कोई आप किसी सेटलमेंट पे आ सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा खदशा मुझे इन बयानात के ऊपर है कि इसका बहुत ज्यादा असर लोग न ले लें, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितना भी वक्त आपके पास है इन चीजों को खुदा के लिए हाईलाइट मत कीजिए। इस देखिए, जो गुफ्तगू अब तक 2 मीटिंगों में हुई है, तो मैं नहीं कह सकती कि PTI इसमें हार गई और हुकूमत जीत गई या हुकूमत हार गई, PTI लगता ही नहीं। ये न हार है न जीत है, एक समझौते का रास्ता इख्तियार किया गया है जिसमें दोनों तरफ बहुत सिंसियर लोग बैठे हुए हैं। जब आप समझौते की बात करती हैं तो समझौता किस पे हो सकता है कि क्या सितंबर में इलेक्शंस हो जाएं? क्योंकि सितंबर में तो हुकूमत ने कहा था जी, टाइमिंग्स पे करना पड़ेगा। देखिए, टाइमिंग्स पे करना पड़ेगा, 2 कदम ये आगे बढ़े, 2 कदम वो। किसी हुकूमत की भी पूरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती
यानी ये लोग जो इतना एंटी बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत साल नहीं बल्कि 2 साल और 3 साल जारी रहे, नहीं हो सकता। तो मिडिल और उस ग्राउंड तरफ आप से जो लोग हैं आप कि क्या नहीं, मई कहेंगे में कि ही मिडिल हो, ग्राउंड क्या होना चाहिए? कि मुल्क की सालमियत को इस वक्त जरूरत है कि समझौते से काम किया जाए। समझौते से मुराद मेरी ये है कि देखिए बिल्कुल मई में भी इलेक्शन मुश्किल है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए। बजट के मसाइल हैं, IMF के मसाइल हैं, इनको क्या सॉल्व करके क्या फिर फॉर आपको इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि बजट के बाद असेंबलियां तहलील करने पर इत्तेफाक हो जाएगा? नहीं, इलेक्शन क्योंकि करना होगा तो यकीनन वो तहलील करनी होगी, लेकिन बात सिर्फ यानी मुद्दत की आ रही है इस वक्त कि इनको मतलब जल्दी है खान साहब को और इनको वक्त चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब रीथिंकिंग जरूर करेंगे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि देखिए एक जज्बाती फैसला उनका जो था मेरे हिसाब से तकलीफ दे हो गया उनके लिए भी और सबके लिए भी कि वो असेंबली छोड़ दी उन लोगों ने। असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी उस वक्त, असेंबली में बैठते और ये जो गली कूचों में बात बढ़ी शायद असेंबली में इतनी ना बढ़ती। जब आमने सामने होते ना, कितना भी फ्रस्ट्रेटेड होते, कुछ भी होते, वो भी कहते ये भी कहते, किसी नतीजे पे जरूर पहुंच जाते। ठीक। आप खुद समझदार हैं, ये बताइए इस तरह गली कूचों वहां तक चला गया, क्या ये मुनासिब है पाकिस्तान के? जमशेद चीमा साहब, आपने किश्वर ज़हरा साहिबा की बात सुनी। ये आपके इत्तेहादी थे जब आप हुकूमत में थे, अब इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और ये कह रहे हैं कि क्या मुनासिब है कि गली कूचों के अंदर निगोसिएशंस हों। अगर आप पार्लियामेंट में होते तो बेहतर ना होता? ये बताइए कि खान साहब कोई लचक का मुजाहरा करने को तैयार हैं अगर लेट से हुकूमत कहती है अगस्त में हम इलेक्शंस कर लेते हैं? नहीं, देखिए हमने तो लचक का मुजाहरा किया है कि जो इलेक्शन होने थे 30 अप्रैल को उनको हम आगे लेके जा रहे हैं या आगे गए हैं, तो हमने लचक का मुजाहरा किया है। और इस सारे मामले को आईनी रखने के लिए हमने अपनी 2 असेंबलियां तोड़ी कि अर्ली इलेक्शन भी हो जाएं और आईनी तौर पर हो जाएं। हम कहीं प्रोटेस्ट में उस लेवल तक ना जाएं कि 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर यहाँ फसाद फैल जाए तो कोई भी अगर बंदा समझता है कि वो कंट्रोल कर लेगा, उस वक्त जब लोगों को आटा नहीं मिल रहा, उस वक्त जब लोगों को नौकरियां चली गई, उस वक्त जब महंगाई 47% बढ़ गई और 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, तो फिर कोई कंट्रोल कर लेगा तो हम काना सोच है। इस मुल्क को उतनी देर बेहतर है कि जब तक चीजें पुरअमन रह जाएं। और ये जो अगली खतरनाक गेम है कि यहाँ का वजीर आजम, यहाँ का वजीर दाखिला, यहाँ का वजीर खारजा और पॉलिटिकल पार्टी जो 13 है या 11 हैं, उनके सदर कहते हैं कि हम फैसला नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का। सर, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप एहतजाज करने के लिए तैयारियां पकड़ रहे हैं, दुरुस्त है? नहीं बात सुन रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बड़ी कारपोरेट का मालिक हूँ। मैं सुबह उठ के कहता हूँ मैं करोड़ों रुपया टैक्स देता हूँ। मैं सुबह उठ के कहता हूँ कि चूंकि मेरे मुल्क का टैक्स चोरी होता है, मेरे मुल्क के हुक्मरान बेईमान है, और मैं कल सारी कारपोरेट इकट्ठा करके कहता हूँ कि मैं टैक्स नहीं दूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता या मैं हुकूमत का फैसला नहीं मानता। अगले महीने इसी मुल्क में किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगले महीने ये मुल्क आप फिर एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं? ये तो इस सवाल का तो जवाब देना प्लीज। मैं देख ही जाऊंगा बीबी। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन सिर्फ इस मुल्क के वजीर आजम के पास नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, ये मेरे पास भी ऑप्शन है। ये इसकी मुनाफी नहीं है किसी अहमक आदमी की कि वो बताए कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का मानेगा या नहीं मानेगा। चले ठीक है, ठीक है, जो वजीर खारजा उसके पास है, मेरे पास भी ऑप्शन है। ठीक है, राना मकबूल साहब, आपने जमशेद चीमा साहब की बात सुनी, टैक्स ना दूं। जमशेद चीमा साहब की बात सुनी, हम कोशिश भी करेंगे कि उनको वीडियो पे भी ले लें जमशेद चीमा साहब को, चूंकि फिर बात ज़्यादा बेहतर समझ में आती। मगर जो ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ ये वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन नहीं है कि हम चीफ जस्टिस साहब या अदालत की बात ना सुने, ये हमारे पास भी है। और उनकी बातों से हमें ये लग रहा है, और ख़ान साहब से भी जब मुलाकात हुई तो ये एक तासुर है कि अगर आप लोगों ने आप किसी भी मुज़ाकरात के नतीजे में किसी फ़ैसले पे नहीं पहुँचे तो फिर ये सड़कों के ऊपर आएंगे, फिर यू आर एक्सपेक्टिंग मोर टर्मोइल। देखें जी, चीमा साहब ने अभी फरमाया है, लेकिन बात यह है कि ये क्रेडिबिलिटी का इशू आ चुका है। अगर आपसे कुछ महीने पहले देखें, जब 60 थी एक ही इंटरप्रिटेशन आई थी, तो आपको पता है कैसे वो इंटरप्रेट हुआ और किस तरह उसको रीराइट किया गया। तो उससे एक सिस्टमैटिक सिचुएशन पैदा हो गई और लोगों ने और जूरिस्ट ने और लॉयर्स ने जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मोस्ट ऑफ देम सेड कि ये दुरुस्त नहीं किया गया।
कि वोट डालने से पहले उस बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंकॉमिटेंट टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे ये मामला आगे चला है। अब हुआ ये कि अभी तो जज जो है इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो दो ऑनरेबल जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्विस मैटर को सुनते हुए ये कह दिया कि ये आप सुओ मोटो लें उस केस का, उसका तो कोई नेक्सस नहीं बनता है इस केस के साथ। ये तो यहाँ हियरिंग हो रही थी, अभी कंप्लीट होनी थी, तो इसका क्या मतलब है कि सुओ मोटो पे सुओ मोटो ले लिया गया। जब वो 9 का बेंच बना है, आप इसको सीक्वेंस को देखें, 2 ने रिक्यूज किया, उन दोनों में से एक जो है फिर आके उनको बिठा लिया गया इसी इशू के ऊपर। जब रिक्यूज कर दिया गया है तो फिर बिठाने का कोई तुक नहीं बनता। मगर राणा साहब बात ये है कि हम सबको माजी का तो पता है, मगर आगे जाके देखे ना, आप लोग जो महंगाई बढ़ रही है, अगर आ जाते हैं ना, बात तो सुने, अगर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? इतनी बड़ी तादाद के अंदर अगर खान साहब लेके लोगों को आ जाते हैं, मुल्क में अफरा तफरी तो होगी, अभी तक IMF का लोन भी नहीं आया। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज थिंग्स? देखिए मेरी बात सुन लेना आप। अब जो हुआ आपने देख लिया, 4 जजेस ने क्या कहा, तो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। इसी वजह से आपने देखा है कि पार्लियामेंट ने कितनी करारदादें पास की, और जो सुप्रीम कोर्ट के आपस में वहाँ क्या सिचुएशन हुई, ये सारी चीज़ें जो आप बात कर रही हैं इसको वीक करती हैं ना। अगर वहाँ ही डिफरेंसेस ओपिनियन इस तरह का हो कि 4 एक तरफ हो जाए, 3 एक तरफ हो जाए, ये मुल्को कौम का मामला है। जब ये प्रेयर की गई, मैं आपको इलाज भी इसका बता देता हूँ, जो आपको फिक्र है उसकी मैं बात करने लगा हूँ। जब प्रेयर की गई कि जी आप फुल कोर्ट बेंच बना दें, तो इसमें सारे के सारे मुतमईन हो जाएंगे, जो भी फैसला आता वो रेली विली खिलाफ भी ठीक है, और वो फुल कोर्ट नहीं बना, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं बना ना। अब जो सूरत हाल आप ये कह रही है कि आज उन्होंने बड़े जज्बाती होकर, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि देखें भाई, अगर 14 से पहले आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं करते तो फिर हमारा आपसे का साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कोई नेगोशिएशन नहीं है। जैसे अभी किशोर जोहरा साहब आप फरमा रही थी, दानाई की बात तो वो है ना कि अभी बजट सर पे आया हुआ है, बजट ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बजट का एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। जमशेद चीमा साहब देखिए, बजट तो अब मुंतखब नुमाइंदों ने देना है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट तो बजट दे नहीं सकती। वो भी आप आइन की जो बात करते हैं तो आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट नहीं दे सकती, और जो IMF है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ शायद मुज़ाकरात ना करे, वो तो मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात करेंगी और हमें नेक्स्ट ट्रांशें देंगी। तो क्या आप मुल्क को एक सियासी बहरान, माशी बहरान के अंदर नहीं धकेल रहे? नहीं, मुआशी बहरान में मुल्क को समझा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क मुआशी बहरान में चला गया, और दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं कि जहां पॉलिटिकल बहरान हो, सियासी बहरान हो तो और मुआशी बहरान ना आए। तो सर जून में बजट कौन देगा? सवाल मेरा ये है। अच्छा, ये आप मई में इलेक्शंस कर लेते हैं तो जून में फिर बजट कौन देगा? अगली बात आ गई बजट की। बजट के हवाले से गुजारिश ये है कि बजट जो है ये इस वक्त जो PDM गवर्नमेंट है ये इलेक्शन को अवॉइड कर रही है, ये मैंडेट को मान नहीं रही। ये इनके तजावीज़ हैं जी, 2 साल इलेक्शन लेट कर लें, 6 महीने लेट कर लें, 1 साल लेट कर लें, फौजों का इंतजार कर रहे हैं, ये डंडे का, दहशत गर्दी का, हमें डराने का, हमें गिरफ्तार करने का, हमें दहशत गर्द बनाने का, ये इंतजार करके तो हैंडलर की बुनियाद पर समझते हैं कि शायद हमें डरा देंगे। लिहाजा हमें इन पे एतमाद नहीं है। ये फैसला अदालत कर दे कि जी, और वहां जाके ये अपनी प्रे दें, हम भी अपनी प्रे दें, अदालत फैसला कर दे कि जी फलां ये है शेड्यूल इसका, उस शेड्यूल पे सारी पार्टी कारबंद हो जाए तो समझ आ जाएगी बात की। अब राणा सनाउल्लाह के कहने पे या बिलावल के या शहबाज शरीफ के कहने पे कि नवाज शरीफ की कोई राय होती है, मरियम की कोई होती है, और यहाँ पे शहबाज शरीफ की एक टके की वैल्यू नहीं है, तो उसको बात ही नहीं मानता। अब उसके साथ मुज़ाकरा और कहने को वज़ीर-ए-आज़म है वो, तो जिसका उसके कहने पे तो हम नहीं वेट कर सकते ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके कहने पे हम वेट नहीं कर सकते, मगर जो हैंडलर्स हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं, ये हवाला देते हैं, आप कहते हैं कि जी अदालत की आप बात करते हैं कि जो भी अदालत तारीख देगी, नहीं, अदालत तारीख देगी, आप उस पर चलने को तैयार हैं? आज खान साहब ने कहा है ना, जमशेद साहब, आज खान साहब ने कहा है ना अपने जुलूस में। पॉलिटिकल कहूँ तो मैं वर्दी वाला
अच्छा, आपकी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई मुल्क चाह रहा है कि डंडे पे, इस वक्त मुल्क चाह रहा है डंडे पे, और हम डंडे वालों को कहना चाहते हैं कि हम 23 करोड़ लोग हैं, डंडा बहुत हो गया इस मुल्क में, अब ये खत्म करें सिलसिला। अब पता लग गया कि इस मुल्क में कौन कितना ईमानदार है, ये भी पता लग गया कौन कितना मुद्दे वाला ठीक है। ये भी पता लग गया जमशेद कि साहब, मुल्क मुझे पे इधर एक डंडा वक्फे किया, लेने की लिहाजा आप इजाजत डंडा हमें ना दें। दिखाएं, हमारे आपने बड़ी आप अपना दिलचस्प काम बात कर रहे हैं, कर आप दी अपना काम है डंडों वालों के हवाले से, मगर इस वक्त जो है वो आप इनके साथ डंडे वालों को देख रहे हैं, वो आपके साथ किसी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को देख रहे हैं। और जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी साहब, उन्होंने क्वेटा के अंदर एक बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इंसिस्ट करी है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, उसके पहले ही होंगे। जाहिर है आइन के अंदर भी ये लिखा हुआ है, मगर कुछ ऐसे वकील हैं जिस तरह साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी, जो कुछ और समझ रहे हैं और कोई और इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कुछ और वजूहात बता रहे हैं कि क्यों वो इलेक्शंस अक्टूबर में नहीं चाहते। वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। हाल ही में उन्होंने ये बयान दिए। मीडिया सुने, नई बात बता रहा हूं। साजिश ये थी और है अभी तक कि जनाब इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दिलाओ। वो जो गुमाश्तों की बात कर रहे भून साहब, पीछे से अभी तक खतरात मौजूद है। वो ये है कि जनाब आपने हमको 3 साल सारे जजों को नहीं दिया, कम से कम इसी तरह टेन्योर पोस्ट हमें दे दे। चीफ जस्टिस को टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर कर दे जो 3 साल के लिए हो। 2 फरवरी 2022 को बंदयाल साहब ने हलफ लिया। अगर इसको ये 3 साल मिल जाते इमरान खान के जरिए आइंदा आने वाली असेंबली से, तो ये जनाब अपने रिटायरमेंट सितंबर से पहले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएगा और ये जाएगा 2025 में। जब ये बंदयाल साहब 2025 तक रहेगा, काजी साहब सितंबर 2024 में रिटायर हो जाएगा। जो पीछे बैठने वाले उनको भी काजी साहब अच्छा नहीं लगता है, बंदयाल भी रहेगा और इसके बाद काजी के जाने के बाद एजाजुल हसन 3 साल के लिए बनेगा और एजाजुल हसन के दौरान जनाब मंसूर शाह साहब रिटायर हो जाएगा, मुनीर अख्तर बनेगा। यह ड्रामा है। जमशेद साहब, एक तासुर बन रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस जो हैं, मौजूदा जो एक जुडिशल सेटअप है जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उनके होते हुए ही इलेक्शंस चाहते हैं। वो कंफर्टेबल नहीं हैं कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा के उनके अंडर जो हैं ये इलेक्शंस हो। नहीं, ये जो तस्सर क्रिएट हो रहा है कि जी फलां चीफ जस्टिस और फलां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये मैं समझता हूँ इस मुल्क की जमहूरियत को जितनी बड़ी गाली हो सकती है, इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती। ये हम 23 करोड़ लोगों की बात क्यों नहीं करते? मतलब हम इलेक्शन प्रोसेस पे इस जो मैंडेट का प्रोसेस है इसको बाकायदा गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये करप्ट है सिस्टम, इसमें रिगिंग होती है, इसमें रिगिंग होनी है। इलेक्शन किसी को जिताना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिताना है, या आप चीफ स्टाफ ने जिताना है, या चीफ जस्टिस ने जिताना है। मगर इसका तो जवाब दीजिए कि क्या आप कंफर्टेबल हैं काजी फाइज ईसा के साथ? आपको कोई इतराज तो नहीं होगा अगर इलेक्शंस उनके जब वो चीफ जस्टिस हो तो तब हो? कोई इतराज तो नहीं होगा? सुन ले प्लीज, दरमियान में ना टोके मेरे। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, इससे बड़ी तौहीन अवाम की हो नहीं सकती। हम अवाम के मैंडेट की बात नहीं कर रहे, हम चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। नहीं होनी चाहिए। मैंडेट से कोई तल्लक नहीं इन लोगों का। मैंडेट जो है वोट का तल्लक और है। हम जो कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, वो वजह ये है कि 90 दिन पूरे हो गए। आज आपकी जो पंजाब असेंबली है, वो लोग यहाँ जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो अजनबी है, वो इलीजिटिमेट हैं, वो गैर कानूनी हैं। और 5 दिन बाद आपकी जो केपी असेंबली है वो गैर कानूनी होगी। गैर कानूनी गैर नुमाइंदा बंदे बैठा के आप हुकूमत करवाएं, उनसे बदमाशी करवाएं, उनसे आटे में चोरी करवाएं, लोगों पे पर्चे करवाएं। ठीक है सर, ठीक है, आपका क्लियर आ गया मौकफ। चूंकि वक्त की किल्लत होती है, मैं चाहती हूँ बात भी आगे बढ़े। सेनेटर राना मकबूल साहब, हमें ये मंजूर नहीं है, ना हम करने देंगे। ये हम इसे समझते हैं गुंडागिरी समझते हैं, हम इसे बदमाशी समझते हैं, हम इसे मॉलिज्म समझते हैं। ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल क्लियरली आ गई, बिल्कुल क्लियरली आ गई। जमशेद साहब, राना मकबूल साहब जो ये कह रहे हैं कि जी किस कानून के तहत ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो हैं अब ये रहेंगी। अब देखिए, आपने एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया, जैसे भी था आपने शुरू किया,
मगर हमने देखा कि जी परवेज़ लाई के घर के ऊपर जो है रेड हो जाता है, जिसके ऊपर चौधरी शुजात साहब, जिनके बेटे आप लोगों की काबीना के अंदर भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जी इसका हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ये केयर टेकर कर रही है। तो फिर इस एटमॉस्फेयर के अंदर आप क्या लचक एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब से? देखें जी, बात सुने, ये जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मेरा तो मौक़िफ़ ये है, उस दिन भी जिसने मेरे से पूछा, बल्कि हुकूमत के लोगों को मैंने कहा कि बड़ा क्लमज़ीली किया गया है, ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, कैसे सोचा गया है, बड़ा अनप्रोफेशनल किस्म का काम किया गया है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अगर किसी को आपने कैच करना है और उसके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, उसका तरीक़ेकार ये नहीं है। मगर जो मियाँ जावेद लतीफ़ जो बयानात देते रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ये तब दे रहे हैं कि जबकि मुज़ाकरात अंडर वे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कोई पाबंद नहीं है, मियाँ साहब ने जो कह दिया ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन बेसिकली तो हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है ना, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, जिसने ये सारा कहा है कि आप करें, नेगोशिएशंस करें, उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। जैसे जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि उनकी तो बुकत ही कोई नहीं है। जो कल बंदा 180 वोट लेता है पार्लियामेंट में, पहले 172 से 180 पे पहुंचता है, तो उसकी अगर बुकत नहीं है तो फिर अपनी अपनी असेसमेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर का ही फैसला था, इसलिए फैसला तो वो ही होगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा। ये तो नहीं हो कि एक एमएनए अपनी मर्जी से को बात कर दे या कोई मिनिस्टर को बात करते तो गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या इसके ऊपर भी राना साहब सोच फिक्र हो रही है कि जी ये असेंबलीज जो हैं अदालतें ही करेंगी, जाहिर है बहाल करेंगी असेंबलीज को, मगर कोई इस पे कोई बातचीत हुई है कि जी ये असेंबलीज बहाल हो सकती हैं खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की? अभी तो इशू नहीं आया है ये। अभी तो इशू ये है कि इलेक्शन जो है इकट्ठे करवाए जाएं। दैट्स अ मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। अगर उस पर कोई कंसेंसस हो जाता है, जैसे कि फिजोरा साहबा कह रही थी, तो वो तो फिर रेलिवेंट नहीं रहता, वो जो है आप कह रही है। और उसके लिए फिर ये है, दो तरीके हैं इसके। एक तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की या बल्कि फुल बेंच की लाहौर की एक जजमेंट है कि अगर केयर टेकर की ऐसी सिचुएशन होती है तो केयर टेकर उस वक्त तक रहता है जब तक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं होती, तो फिर उसको वो लीज दी जाती है टू स्टे बैक टिल द न्यू गवर्नमेंट इज इंस्टॉल्ड। तो ये एक इशू है, लीगल इशू है, टेक्निकल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। ये तो कोर्ट में जाएगा क्योंकि कुछ पिटीशन तो चली गई आगे पीटीआई की, जिसको हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार। तो फिर चांस है कि जो परवेज़ लाई साहब की जो असेंबली है, वो पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, ये बहाल हो सकती है? देखिए, ये हाई कोर्ट में केस जाएगा, दोनों पार्टीज आर्ग्यू करेंगी और भी लोग आएंगे, बीच में माइकस भी आएंगे, वो भी अपनी ओपिनियन देंगे और इस लॉ को अच्छी तरह थ्रैश आउट करने के बाद फैसला होगा। जमशेद साहब, अभी आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। राइट, पॉइंट टेकन। जमशेद साहब, कल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, राना मकबूल साहब जो बात कर रहे हैं बात ठीक नहीं है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूंगा, ये मेरी उन्होंने टीम नामजद कर दी, और जावेद लतीफ़ सुबह बैठ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर उन मुज़ाकरात में नहीं शामिल होते एहसन इकबाल साहब, वो और इसके खिलाफ बात करते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि तमाम हुज्जत के अलावा ये कुछ नहीं है। तो फिर अगर मेरे जैसा बंदा सामने खड़ा होकर कहे कि वज़ीर आज़म की कोई बुकत नहीं है, तो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहा। ये मैं कोई किसी को तसर की बुनियाद नहीं, मगर मेरा सवाल भी तो उसका भी तो जवाब दें। कल जो हो रहे हैं मुज़ाकरात, आप कोई ब्रेक थ्रू कर रहे हैं एक्सपेक्ट कि जी उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा और ये मामला हल हो जाएगा? फैसला साजी नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास नहीं है। हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फैसला साजी नवाज शरीफ के पास है, और नवाज शरीफ साहब ने है जो भी उनके माउथपीस हैं, उन्होंने बात अदरवाइज की है। दिस इज वन थिंग। सेकंड ये है कि जो एहसास कमतरी है कि हम दोबारा कभी शायद मैंडेट लेके ना आ सकें, तो जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कर लें, ये एक चीज़ है। और तीसरी बात इसमें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो बिगड़े हुए बच्चे, जिसका मरियम या बिलावल जो हैं, ये इनको कहा गया है कि जनाब ये बाकायदा आके कहते हैं कि जो इस वक्त इकानमी का हाल है वो इमरान खान की वजह से है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि इनको बिल्कुल ही कानूनी की शुद्ध-बुद्ध नहीं है। चले जो कोई जमशेद बता देता है, वो साहब, आगे बोलना शुरू कर आपने देते जो हैं। एक पॉइंट अच्छा, उठाया है, चूंकि अच्छा, वक्त की किल्लत है, नहीं, हमें एक- अभी एक वक्फा भी एक- लेना है, एक- तो आई एम वक्त सॉरी, मुझे वक्फा आपके लेना पास होता है। इतनी किल्लत है तो कि बात ही नहीं करने देती। नहीं मैं नहीं एक मिनट सर, आपकी बात सुन रहे थे, मगर फिक्रा क्लोज कर जी लेने जी दें फिक्रा मुझे। जी मैं जी कह जी रहा हूं- जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जी। इनको शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो आके बात शुरू कर देते हैं। और इसी तरह इनको बताया गया है कि जनाब ये हमारे पास ऑप्शन है ना इलेक्शन कराने का। भाई आपके पास इलेक्शन ना कराने का ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क में अच्छा, फसाद ठीक फैल है। जाएगा, ये कानून आइन ठीक है। एब्रोगेट हो जाएगा और ठीक है। ठीक नहीं है, आप इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया है बड़ा अहम है। आपने कहा कि जो मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनके पास इख्तियार नहीं है, मगर वो इख्तियार मियां नवाज शरीफ के पास है जो इस वक्त लंदन बैठे हुए हैं। मगर नाजरीन, ये भी दुरुस्त है कि जो लोग मुज़ाकराती मेज़ पे बैठे हुए हैं उनके पास वो इख्तियार नहीं है जो इख्तियार इमरान ख़ान साहब के पास है। वो इख्तियार उन्हीं के पास है जो इस वक्त जो है ज़मान पाक में बैठे हुए हैं। अब इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा वो वक्त बताएगा और जल्दी बताएगा। इधर एक वक्फ़ा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मगर नाज़रीन, आप ना जाइएगा, चूँकि आज मे डे है, लेबर डे है, और आज दिन है मज़दूरों के ऊपर भी बात करने का। हम बहुत सियासत पे बात करते हैं, आप हमें लिखते हैं और कहते हैं कि रियल इश्यूज़ पे बात करें, तो आइए फिर रियल इश्यूज़ पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन दरअसल उन मज़दूरों की याद दिलाता है जिन्होंने शिकागो में 1886 को अपने मुतालबात मनवाने के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश कर दिया। उस दौर में मज़दूरों से जो है 12 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था और उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। शिकागो में 1 मई 1886 को मज़दूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया, लेकिन पुलिस ने एक फैक्ट्री में घुसकर 7 मज़दूरों को हलाक कर दिया। उन पर लातादाद मुकदमात भी कायम किए। 1890 में शिकागो के मज़दूरों की याद में पहली मर्तबा 1 मई मनाया गया। अगर पाकिस्तान के 2021 के लेबर फोर्स सर्वे को मद्देनज़र रखा जाए तो मुल्क में 7 करोड़, नाजरीन 7 करोड़ से ज़ायद अफराद बतौर लेबर फोर्स में मौजूद हैं, जिनमें से 30 लाख अफराद बग़ैर मुस्तकिल मुलाजमत काम करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से मज़दूरों के लिए कम से कम उजरत मुकर्रर की गई। बलूचिस्तान की मिसाल लें तो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 माहाना मुकर्रर की गई। इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा और आज के दिन मज़दूरों की तरफ से जो है मुतालबात किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने मज़दूर लीडरों को आज बुलाया है। हमारे साथ हैं क्वेटा से सुल्तान खान, जो ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन के जो हैं वो हैं और वो सदर हैं उनके। और माइंस के हवाले से नाजरीन हम देखते हैं कि जो कोयले की कान होती है उसके अंदर बहुत सारे हादसात हो जाते हैं और हमने ये सिर्फ ये नहीं देखा कि ये भट्टे मज़दूरों के साथ भी होते हैं, मगर ज़्यादातर माइंस वर्कर के साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नियाज़ ख़ान, जो जनरल सेक्रेटरी प्रोग्रेसिव लेबर फेडरेशन और ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन पंजाब के जो हैं वो सदर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्वेटा चलते हैं। सुल्तान खान साहब, ये जो माइनर्स के साथ होता है कि आए दिन हम सुनते हैं कि जी एक माइन जो है वो कोलैप्स कर गई है और उसके अंदर माइनर्स जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इनको कोई कॉम्पनसेशन भी मिलती है या इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नया कानून बनाया गया है? कानून तो 1923 एक्ट अब तक चल रहा है माइंस में, ये पूरे पाकिस्तान में, और वो कानून भी अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत है और उसी पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अगर उसी पे अमल दरामद हो तो ये हादसात मिनिमाइज होंगे, कम होंगे। क्या अमेंडमेंट की जरूरत है उस कानून में? देखिए, उसमें अगर माइंस ओनर का कसूर है, उसने माइंस OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मुताबिक नहीं बनाया है और उसमें हादसा पेश आता है तो उस पे जो जुर्माना है वो बहुत कम है और किसी भी जिम्मेदार बंदे को सजा नहीं मिलती है। ये
पुराना कानून है और यहाँ इस चीज की अमेंडमेंट की करने की जरूरत है कि अगर माइंस कानून के मुताबिक, सेहत और सलामती के कानून के मुताबिक नहीं बनाई जाती है तो उससे बराबर सजा मिलनी चाहिए। ठीक, दुरुस्त। आपकी जानिब आऊँगी नियाज़ खान साहब। हमने बात सुनी सुल्तान खान साहब की कि अमल दरामद जो मौजूदा कानून है उनके ऊपर नहीं हो रहा। ये बताइए कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ अपना मंशूर तैयार कर रही हैं, तो ये जो आपस में रोज़ गुत्थम गुत्थम रहती हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, कभी इन्होंने आपके पास आके पूछा आपसे कि जी हम क्या कानून बनाएं, लेबर लीडर्स आप हमें बताएं? करोड़ों की तादाद में मज़दूर हैं। जी मैडम, बाज़ पार्टियां पूछ तो लेती हैं जी, बाज़ पार्टियां पूछ तो लेती हैं, मगर कानून साजी में वो अपनी मर्ज़ी करती हैं। मज़दूरों के फेवर का कोई कानून नहीं बनाती। वो कानून जो भी बनाएं वो मालकान की फेवर में जाता है। और पाकिस्तान में, जैसे सुल्तान खान ने कहा कि 1923 का माइन का एक्ट है, इसी तरह पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का है और फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1934 का है। यानी कि अंग्रेज़ दौर के कानून अभी तक चल रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, और कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो वर्कर की फेवर में, कानून तो बहुत अच्छे हैं, फेवर में जाते भी हैं, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं, आज आपका मुतालबा क्या है कि जो मजदूर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन भी नए बनाए जाएं और जो मौजूदा कवानीन हैं उनके पर अमल दरामद किया जाए? क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पिछले 75 सालों में जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आई है, उसने इक़्तिदार में आकर मज़दूरों के लिए फलाह बहबूद का कोई काम नहीं किया। जहाँ तक वर्कर के मसाइल का ताल्लुक़ है तो उसमें तकरीबन तमाम पार्टियों का नुक्ता नज़र एक ही होता है और किसी भी पार्टी की तरजीहात में शामिल नहीं है मज़दूरों के मसाइल। बड़ा अफसोस की बात है। सुल्तान खान साहब, आपकी जानिब फिर से आऊँगी। आपके मुतालबात अब क्या होंगे आज के दिन? आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और अगर जो पार्टीज़ मंशूर बना रही हैं आपकी वर्कर्स की बेहतरी के लिए, क्या कदम उनको उठाने चाहिए? एक तो अगर मैं ये कहूँ कि IRA 2012 इंडस्ट्रियल रिलेशन 2012 बनी है, उसके तहत जो सूबों में यूनियनें थी वो भी उठती जा रही है और 18वीं तरमीम के तहत ये सब्जेक्ट सूबाई हो चुका है। अब इस पे बात तो बाद में करेंगे कि वो सही हुआ है या गलत। असूलन जो है, मुल्क के तमाम वर्करों के लिए एक ही कानून होना चाहिए और ये सूबाई कवानीन जो है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि एक मरकजी कानून होना चाहिए जैसा माजी में था। अब जो IRA 2012 बनाया गया है उसके तहत सूबाई यूनियनें खत्म होती जा रही है और ये पार्लियामेंट से होता हुआ आया है। और अब जब पार्लियामेंट्रियन से पूछते हैं कि इसमें हमारी यूनियनें खत्म होती जा रही है तो बहुत से, माफी चाहता हूं, उनकी समझ में ये बात आती ही नहीं है। इसलिए ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था और तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, ये ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस होती है और उसके तहत जो है फिर एक्ट बनता है। लेकिन इसमें ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और IRA 2012 बनाया गया है। समझ गई। तो मुशावरत आप कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं हुई, जिसकी वजह से जो कानून बनाया गया उसके अंदर कोताहियां हैं। हुई नहीं, सिर्फ सेक्रेटेरिएट में बैठ करके एक तो कार मजदूर लीडर और सूबाई मरकजी गवर्नमेंट ने जो लेबर को डील करने वाले है, अब तो लेबर के नाम से नहीं है, वो HRD के नाम से है, ये बैठ करके पार्लियामेंट को भेजा और पार्लियामेंट ने उसको
कुछ भी नहीं देखा, न उनकी समझ में बात आई और उसी एक्ट को बना के बेच दिया है। बहुत सी खामियां है उसमें। ठीक है, अब हम कोशिश जी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इसी ही एक्ट को अमेंड किया जाए और जो लेबर के कम से कम तंजीम साजी है वो मुतासिर न हो। ठीक है, तो आप इस कानून के अंदर जो 2012 का कानून बना हुआ है लेबर लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप उसके अंदर तरमीम चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक जो पूरे मुल्क के अंदर जो मज़दूरों के हवाले से कवानीन आए वो एक ही तरह के आएँ, हर सूबा अपना अलग कानून ना बनाए। क्यों आप एग्री करते हैं नियाज़ खान साहब? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज़ से, सुल्तान खान साहब की इस बात से कि हर सूबा अलग कानून ना बनाए, पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून होना चाहिए और जो पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों पे लागू होना चाहिए। अब देखें, जहाँ तक हमारे मुतालबात का तल्लुक़ है, मज़दूरों के मसाइल का तल्लुक़ है, तो कम से कम तनख्वाह जो है ना, वो आज हमने रैलियाँ भी निकाली और टीवी पे भी प्रोग्राम किया, हमने यही मुतालबा किया है कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह इस वक्त 50,000 रुपया होनी चाहिए। और सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनका सबसे बड़ा मसला है डेली वेजेस और कंट्रैक्ट। हमारा ये मुतालबा है कि डेली वेजेस और कंट्रैक्ट सिस्टम का सरकारी अदारों से और तमाम सनती और तजारती अदारों से भी ख़ात्मा किया जाए और मुस्तकिल मुलाज़म हो जहाँ भी हो। और इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी और EOBI है, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में 7 करोड़ वर्क फोर्स है, आप यकीन के माने उसमें से 1.5 करोड़ सनती मजदूर सिर्फ पंजाब में है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा। और सोशल सिक्योरिटी जो मिल रही है इस टाइम वो 11 लाख को मिल रही है। अब 1.5 करोड़ में से 11 लाख को ये 3-4% बनती है। इसी तरह EOBI है वो भी नहीं मिल रहा। और फिर सबसे बड़ा शोबा जो है टेक्सटाइल और गारमेंट का, उसमें ट्रेड यूनियन है ही नहीं। टेक्सटाइल और गारमेंट की फैक्ट्रियों में ना ही मालकान यूनियन बनने देते हैं। ठीक है, मगर जो आप एक आखिरी सवाल का तो जी मसाइल आखिरी सवाल जो मिनिमम वेज मुकर्रर किया है मुख्तलिफ हुकूमतों ने, उसके पर अमल दरामद फिर कैसे होगा? चूँकि हुकूमत तो नहीं करा सकती उसकी अमल दरामद, वो तो हर इनफरादी जो है वो चॉइस होती है कि जी आपने करना है कि नहीं करना। जी पिछले साल हुकूमत ने 25,000 रुपया मिनिमम वेज मुकर्रर की थी जी, और उस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इस साल हुकूमत ने फिर तजवीज़ दे दी है मिनिमम वेज बोर्ड पंजाब ने कि मिनिमम वेज जो है वो 32,000 रुपया होनी चाहिए। इस पे अमल दरामद कौन करवाएगा? क्योंकि पिछले साल वाली पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान खान साहब, आपने हमें भी ज्वाइन किया। नियाज़ खान साहब आपने भी ज्वाइन किया और आपने बड़ी अहम जो नुक्ते हैं वो उठाए हैं मे डे के ऊपर, लेबर डे के ऊपर। और आपने कहा है कि एक यूनिफॉर्म कानून होना चाहिए जो मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और जो पुराने कवानीन हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, आप कम अज़ कम उनके ऊपर नज़रसानी करें, उनको इम्प्लीमेंट करें। और जब आप नए कानून बनाते हैं तो आप वसी पैमाने के ऊपर मुशावरत करके बनाएं, ना कि आप 2-3 मज़दूर लीडर्स को आप अपनी कमेटी में ले आएँ और उसके तहत आप एक बनाएं। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि आज जो है सारी सियासी पार्टीज़ इलेक्शंस की बात कर रही हैं, मगर इतना बड़ा तबका जो वर्क फोर्स है 7 करोड़ लोग, उनकी तरफ लोग नहीं जा रहे और उनके मसाइल नहीं सुन रहे। तो हमने इसलिए ज़रूरी समझा कि आज उनके मसाइल जो हैं वो आप तक लेके आएँ, और उम्मीद करते हैं कि जो सियासतदान हैं वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हुए जो हमारा बिल्कुल जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज तबका है उसको अपने मंशूर के अंदर तशरीह दें। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।